हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले एक कोड फोर्सेस का एजुकेशनल राउंड 177। इन द कॉन्टेस्ट आई वाज एबल टू सॉल्व फर्स्ट 3 एंड लेटर आई हैव सॉल्व 1, तो आई हैव 4 क्वेश्चंस टू डिस्कस विद यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक, देखो पहला प्रॉब्लम है क्लाउडबेरी जैम। कुछ भी नहीं, देखो इस प्रॉब्लम में जो भी इतना बड़ा सा लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। जो आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। बेसिकली लिखा हुआ है कि आपको एक 3 किलो का जार बनाने के लिए एक जैम बना रहे हैं लोग, तो बेसिकली आपको उस जैम का 3 किलो का जार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 kg आपको बेरीज चाहिए और 2 kg आपको शुगर चाहिए। ठीक, तो इसका पूरा पॉइंट है कि आप जब उसको इवेपोरेट वगैरह होकर के वो 25% इवेपोरेट हो जाता है, तो 2 किलो बेरी और 2 किलो शुगर जो है तो 4 किलो हुआ और 25% उसका इवेपोरेट हो गया, तो आपका 3 किलो का जार बन गया। ठीक, लेकिन आपको इस सब पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपसे देखो पूछा है कि ऐसे n 3 किलो के जार बनाने में कितना आपको बेरीज लगेंगी। तो आप देखो एक 3 किलो का जार बनाने के लिए 2 किलो बेरीज लग रही हैं आपकी, तो ऐसे n जार बनाने के लिए कितनी बेरीज लगेंगी, n जार बनाने के लिए 2 × n बेरीज लगेंगी। तो देखो इसमें कुछ भी करना नहीं था, ये सब पढ़ने अढ़ने का कोई मतलब नहीं था, इवेपोरेट वगैरह ये सब आपको केवल कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ था। मेन आपका पॉइंट था कि एक 3 kg का जार बनाने के लिए आपको 2 किलो बेरीज लग रही, तो ऐसे n जार बनाने के लिए आपको 2 × n बेरीज लगेंगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, बस देखो टेस्ट केसेस भी आपने अगर देख के समझ लिया हो तो ऐसे भी, लेकिन अगर पढ़ के समझाओगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में नहीं था। अगर मैं दिखा भी दूँ एक बार जल्दी से, क्योंकि कुछ था नहीं, तो बस आपको क्या करना है, एन इनपुट लेना है और देखो एन इनपुट लिया बस और 2 × n प्रिंट कर दिया। कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको एक एरे दी हुई है ए, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है, आपको एक एरे बी बनानी है। एरे बी कैसे बनती है? एरे बी बनती है, एरे ए को आप के टाइम्स रिपीट कर दो, वो आपकी एरे बी बन जाती है। अब आपको एक इंटीजर एक्स दिया हुआ है, आपको बताना है ऐसे कितने स्टार्टिंग पॉइंट होंगे उस बी में, सच दैट कि वहाँ से लेके एंड तक का सम जो होगा वो एटलीस्ट एक्स होना चाहिए। ठीक, नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। देखो क्या है आपका, एक एरे दी हो आपको, मान लो एरे दी है 1 2 3। ठीक, आपको कहा गया है कि एक आपको के दिया होगा, के मान लो दिया हुआ है आपको 3, तो के 3 दिया हुआ है, तो ये आपकी एरे ए मान लो अगर है, तो एक एरे बी बन सकती है। वो एरे क्या होगी? 1 2 3, एक बार ये एरे आई, और क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है तो यानी कि यही वैल्यू को 3 बार रिपीट करो, इसी एरे को 3 बार रिपीट करो। इसी एरे को अगर आपने 3 बार रिपीट किया तो टोटल, अगर इसका साइज़ 3 है तो टोटल 9 साइज़ की एक एरे बन जाएगी। 9 साइज़ की एक एरे बनेगी जिसमें कि सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, यानी कि एक बार ये एरे आई, फिर एक बार आई, फिर एक बार आई, क्योंकि के की वैल्यू 3 थी। अब आपसे पूछा है कि आपको एक एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू मान लो 10 है। अब आपसे पूछा हुआ है कि ऐसे कितने तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से लेके तुम लास्ट तक का अगर सम कैलकुलेट करो तो वो तुम्हारा इस 10 या 10 से ज़्यादा हो। ठीक, इस 10 या 10 से ज़्यादा हो। तो देखो जैसे मैं करता हूँ कि अगर यहाँ से मैं लास्ट तक का सम देखूंगा तो क्या है वो लास्ट तक का सम, यहाँ से लास्ट तक का सम होगा मेरा क्योंकि एक का 6 है तो टोटल 18 सम हो जाएगा। ठीक, यहाँ से लास्ट तक का मेरा सम 18 है, तो यानी कि ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट सही है, ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ से अगर मैं लास्ट तक का सम देखूंगा तो ये 17 है, ये भी मतलब मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट सही। क्यों? क्योंकि इसका सम की वैल्यू जो है वो इस एक्स से बड़ी या बराबर है। ठीक, ऐसे इस 3 से अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा 15 आ जाएगा लास्ट तक का सम। ठीक, तो ये भी सही है मेरा। यहाँ से देखूंगा तो कितना आएगा, बस क्या है जितना इसका है उसमें से एक और माइनस, सॉरी इसमें से 3 माइनस ही तो करना है, उसमें से 3 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ तक का सम 12 है, तो ये भी सही है। इस 2 से अगर लास्ट तक का सम देखोगे तो क्या होगा, वो 11 हो जाएगा, तो यानी कि 2 भी सही है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। अब इस 3 से अगर लास्ट तक का सम देखोगे तो ये सम होगा 9, तो यानी कि ये नहीं हो सकता आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता तो इसके बाद का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको देखो फोकस करने वाली थी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। देखो एक तरीके से मैंने आपको ये डिस्कस करते करते आंसर ही डिस्कस कर लिया। क्या आंसर डिस्कस कर लिया कि देखो कहाँ से आपका, आपको पता करना है कि ऐसा पहला पीछे से ऐसा पहला इंडेक्स जो कि आपका वैलिड है, ऐसा पहला पीछे से इंडेक्स देखो जो आपको वैलिड इंडेक्स मिल गया, उसके पहले के सारे इंडेक्स वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि देखो पीछे से आपको खाली ये ऐसा इंडेक्स ढूंढना है जिसका सम एक्स या एक्स से ज़्यादा हो। पहला इंडेक्स जैसे ही आपको मिला जिसका सम एक्स या एक्स से ज़्यादा हो, अब देखो उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। जैसे जैसे कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, तो ऑलरेडी एक्स से बड़ा मिल चुका था, उसमें कुछ ऐड करोगे तो वो एक्स से और बड़ा ही होता जाएगा, यानी कि एक्स से छोटा तो नहीं होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो हो सकता था, बट क्योंकि पॉजिटिव है सारे इसलिए एक्स से छोटा नहीं होगा कुछ भी ऐड करने पे। ठीक, तो क्या करना है आपको पीछे से बेसिकली चेक करना है कि पहला ऐसा पॉइंट
जो कि आपका एक्स या एक्स से बड़ा हो। ठीक, ये तो सरल था। लेकिन क्योंकि आपको ये एरे बी दी नहीं हुई है और ये एरे बी आप बना भी नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि देखो अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंस्ट्रेंट आपके कहाँ लिखे, कंस्ट्रेंट ये लिखे। ठीक, कंस्ट्रेंट आपके एन का साइज हो सकता है 10⁵, और जो आपका के है उसका साइज भी हो सकता है 10⁵। तो अगर ये एरे बनाने जाओगे तो 10⁵ इंटू 10⁵ की एरे बनेगी आपकी। ठीक, इस टोटल एरे का साइज क्या हो सकता है? एन इंटू के। तो टोटल एरे का साइज यानी कि 10⁵ इंटू 10⁵ यानी 10⁻10। उतने साइज के आप एरे बना नहीं सकते। बना लोगे तो ट्रैवर्स नहीं कर पाओगे, बना ही नहीं सकते पहली बात तो। ठीक, तो यहाँ पे दिक्कत फंस रही है। क्या दिक्कत फंस रही है? कि आप एरे बी नहीं बना पा रहे। अगर एरे बी बना लेते तो पीछे से इसका सफिक्स निकाल के आप सफिक्स हम करते जाते और आपको जिस पॉइंट पे ऐसा पहला पॉइंट मिल जाता जिसकी वैल्यू एक्स से बड़ी है, वहाँ से आप क्या देते कि बाकी जितने बचे हुए मेरे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर मान लो कोई आई होता तो i+1 एलिमेंट्स जो भी हैं मेरे स्टार्टिंग के, वो सारे मेरे वैलिड स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक, तो मतलब मेन मोटा मोटा हिसाब ये है कि आपको पहला ऐसा पॉइंट पीछे से पता करना है जिसकी वैल्यू जो जहाँ तक का सम आपका एक्स या एक्स से बड़ा हो। ठीक, देखो अब एरे बना नहीं सकते तो अब क्या कर सकते हो? मैं कहता हूँ कि देखो ये पीछे से जो भी वैल्यूज़ होंगी ये होंगी, इसको आप इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। किस फॉर्म में? कि सम, मान लो सम p नंबर ऑफ टाइम्स आपकी पूरी एरे आ रही होगी, पूरी ए वाली एरे टोटल आ रही होगी। ठीक, और एक सब पार्ट आ रहा होगा, एक क्या हो रहा होगा, एक सब पार्ट आ रहा होगा पीछे से। किसका? ए का एक सब पार्ट आ रहा होगा पीछे से। मान लो ये ए बड़ी सी एरे है तो इसका एक सब पार्ट आ रहा होगा, तो एक बार ये सब पार्ट आएगा और आपका ये पी वाली ए वाली एरे पी टाइम्स आएगी। कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो कोई भी आप एक पॉइंट ले लो, मान लो मैं कहता हूँ इस वाली एरे को डिनोट करके दिखाओ जरा इस फॉर्म में। देखो तो मैं कहूँगा इस वाली एरे को अगर इस फॉर्म में डिनोट करो तो देखो ये 1 2 3 जो है, ये 1 2 3 आपका एक टाइम्स, मतलब कि ये एरे रिपीट हुई है। ए वाली एरे थी आपकी 1 2 3, तो एक टाइम्स वाली एरे रिपीट हुई है। और साथ में क्या हुआ है? साथ में ये देखो ये ए वाली एरे आपकी 1 2 3 होती है, इसका एक सब पार्ट यूज़ हुआ है। ये सब पार्ट यही था, सब पार्ट कौन सा है? 2 3 है सब पार्ट। अब कोई भी पॉइंट आप ले लो उसको मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। देखो जैसे मान लो ये वाली एरे आपका होगी कि 1 2 3 1 2 3, इसको डिनोट करके दिखाओ जरा। तो मैं कहूँगा देखो 2 बार आपकी पूरी एरे यूज़ होती है। ठीक, 2 टाइम्स आपकी पूरी ए वाली एरे यूज़ हुई है। और साथ में सब पार्ट क्या है? सब पार्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं भी एक सब पार्ट होता है। 1 2 3 आपका, तो इसका कुछ नहीं है, सब पार्ट यूज़ हुआ है, कुछ नहीं वाला सब पार्ट यूज़ हुआ है। ठीक, अगर मान लो आप कहते हैं एक लास्ट चीज़ जो आप बोल सकते हो 1 2 3 1 2 3, आप कहोगे खाली 2 3 अगर मैं लेना है तो क्या होगा? तो मैं कहूँगा देखो पूरी एरे एक बार भी नहीं, 0 टाइम्स आपकी पूरी एरे प्लस आपका कौन सा सब पार्ट आपका 2 3 वाला, आपका 1 2 3 में से 2 3 वाला सब पार्ट यूज़ हुआ है। ठीक, तो आपको बस यही निकालना है कि कितनी बार पूरी एरे यूज़ हो रही है, और उसके बाद एक बार तो आप ट्रैवर्स करके सब पार्ट निकाल ही सकते हो, है ना? क्योंकि सब पार्ट के लिए आपको ए पर ट्रैवर्स करना है, बी पे नहीं ट्रैवर्स करना है। तो पूरी एरे कितनी बार यूज़ हो रही है, ये कैसे निकालोगे? देखो बेसिकली अगर आपका मान लो एक्स की वैल्यू मान लो 15, ठीक, और आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लेट्स से 1 2 3 4 बार है मान लो। आपका के की वैल्यू थी 4 और आपकी एरे है क्या? एरे आपकी 1 2 3। ठीक, तो अगर मुझे निकालना है कि पूरी एरे कितनी बार यूज़ हो रही है तो देखो वो कैसे निकलेगा। इस एरे का सम कर लो। इस एरे का सम कितना है? इस एरे का सम है आपका 6। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा कि 15 मेरे को सम लाना है, कितनी बार में आ जाएगा इस एरे को, कितनी बार पूरा यूज़ करना पड़ेगा। 15/6 करूँगा। 15/6 करूँगा तो मैं कहूँगा कि 2 बार पूरी एरे आएगी। अगर 2 बार पूरी एरे आएगी तो क्या हो जाएगा? तो मेरा 12 सम आ जाएगा। तो 2 बार पूरी एरे यूज़ कर लो तो 12 सम आ जाएगा। तो क्या किया मैंने? एक तरीके से जो एक्स था उसमें डिवाइड किया किस चीज़ को? इस एरे के सम को। एक बार डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा कि पूरी एरे कितने टाइम्स यूज़ हो रही है। पूरी एरे आपकी 2 टाइम्स यूज़ हो रही है, और इन 2 टाइम्स यूज़ करने में सम कितना लगा आपका? जो भी सम था आपका, इस एरे का सम 6 था, टोटल 2 टाइम्स यूज़ हो रही है तो टोटल 12, मतलब कि आपने यूज़ कर लिया। टोटल 12 यानी कि आपने यूज़ कर लिया। अब आपको कितना सब पार्ट जो चूज़ करोगे उसमें कितना सम चाहिए? सब पार्ट चूज़ करोगे उसमें x माइनस ये जो जितना अभी उठा लिया पूरा में से, तो यानी कि 15 - 12 दैट इज़ 3। आपको 3 चाहिए सब पार्ट में से सम। अब आप क्या करोगे? अब आप बेसिकली बस एक बार ये जो ए वाली एरे है इसमें पीछे से ट्रैवर्स करके ये सब पार्ट ही तो निकालना है आपको। और ये सब पार्ट हमेशा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर सब पार्ट आपकी इस एरे के सम से छोटा ना होता तो ये आपका एक और कंट्रीब्यूट कर देता। मान लो आप कह रहे हो कि नहीं ये सब पार्ट जो है ये मेरा इस 6 से बड़ा है, मान लो आप कह रहे हो कि इसका सब पार्ट जो है वो 7 है, तो मैं कहूँगा देखो सब पार्ट 7 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12
आपने कहा कि 12 मैंने उससे चूज़ किया और 7 मेरा सपाट था, तो यानी कि टोटल आपका सम कितना हो जाएगा, टोटल सम आपका 19 हो जाएगा। ठीक, अगर मैंने कहा कि 19 है तो 19/6 जब आप करोगे तो टोटल 3 आ जाएगा, क्योंकि ये एरे फिर एक बार और यूज़ हो जाएगी ना। अगर आप कह रहे हो कि इसका जो एरे का सम है वो आपका इस जो सपाट का सम है उससे ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि फिर एरे फिर एक बार पूरी पूरी और यूज़ हो जाएगी ना, फिर आप सपाट आगे वाली एरे के निकालोगे। बेसिकली आपको क्या करना है, तो टोटल मोटा मोटा हिसाब आपको अगर समझ में आया होगा तो वो ये है कि आपको ये एरे बहुत बार रिपीट हो रही है, तो आप बेसिकली पहले ट्राई करोगे फाइंड करने का कि ये एक्स आपका कितनी बार पूरी पूरी एरे से बन सकता है। वो आप कैसे निकालोगे, वो आप फ्लोर डिवीजन से निकालोगे, यानी कि पूरा एक्स बाय जितना टोटल सम है। अगर आपने निकाल लिया तो अब आप बचा हुआ कैसे निकालोगे, बचा हुआ निकालोगे जितनी बार पूरी पूरी एरे यूज़ हो रही है वो इंटू पूरी एरे का सम, इतना, यानी कि आपने पूरी पूरी एरे चूज़ करके इतना आपको पता चल गया। बाद में कितना बचा है आपका, बचा कितना है एक्स माइनस जितना सम आपने टोटल यूज़ किया है फुल एरे को यूज़ करके। ठीक, तो टोटल आपको रिमेनिंग सम पता चल गया। अब रिमेनिंग सम से किससे निकालना है आपको, रिमेनिंग सम निकालना है आपको पीछे से एक सब पार्ट चूज़ करके, पीछे एक सब पार्ट चूज़ करके निकाल लोगे रिमेनिंग सम। अब जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इम्प्लीमेंटेशन आपको अपने हिसाब से करनी है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक है, एक बार कोड दिखाते दिखाते आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बाकी आपके ऊपर है, कभी मैं इम्प्लीमेंटेशन पे एम्फसाइज नहीं करता कि इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो। मेन आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट आप देखो आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया फिर भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब या तो आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आया, या तो आपको फिर लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी दिक्कत है। ठीक, तो यानी कि फिर आपको अपनी लैंग्वेज पे थोड़ी कमांड को इन्हेंस करना है। बाकी आपको अगर लॉजिक पूरा समझ में आ चुका है फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हो तो इट्स एन एक्सक्यूज़। ठीक, जैसे देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक पूरी एरे ले ली, ठीक, प्रीफिक्स सब निकाल लिया ताकि मेरे को जब पीछे से मैं ट्रैवर्स करूँ तो वो सब पार्ट चूज़ करने में मेरे को दिक्कत ना हो। ठीक, मेरा सम भी निकल आया था, प्रीफिक्स सब निकाला तो सम भी पता चल गया मेरे को। अब ये देखो टोटल मतलब कि पूरी पूरी एरे कितनी बार यूज़ कर सकते हो, वो है एक्स बाय सम। ठीक, अब कुछ चेक्स वगैरह लगाएं कि मान लो ऐसा हो सकता है कि टोटल एरेज में ज़्यादा बार यूज़ करना चाहो जितनी बार वो रिपीट ही नहीं हो रही, तो इस केस में मेरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज़ क्या करूँगा, मैं रिमेनिंग निकालूंगा, रिमेनिंग कितना हो सकता है। ठीक, रिमेनिंग कितना हो सकता है, और मेरी एरे और टोटल ऑपरेशंस मैं किसी तरीके से निकाल रहा हूँ। ठीक, टोटल ऑपरेशंस किस तरीके से निकाल रहा हूँ कि स्टार्टिंग की कितनी एरेज बची हैं, अब उनमें से कुछ जो सब पार्ट चूज़ करूँगा वो भी माइनस कर लूँगा। तो मेन वही मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि लूप चलाया मैंने, लूप में क्या कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ कि प्रीफिक्स अब मेरा अगर जो रिमेनिंग है उससे बड़ा हो जाता है तो यानी कि ए पे मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं एक एक करके अपना वो माइनस करता जा रहा हूँ। क्या माइनस करता जा रहा हूँ, काउंट में से एक एक माइनस करता जा रहा हूँ, और आंसर कभी हमारा 0 से नीचे नहीं जा सकता, तो मेक श्योर कर रहा हूँ कि नेगेटिव ना हो जाए मेरा आंसर कभी। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन देखो कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन की कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन आपका लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि पूरी एरे क्योंकि आप बना नहीं सकते हो तो प्रीफिक्स हम आप पीछे से निकाल नहीं सकते हो, तो इस केस में आप इसको दो पार्ट में तोड़ लोगे। क्या है, एक है आपका कि फुली एरे कितनी बार यूज़ हो रही है, एक है आपका कि सब पार्ट वाले पे आप ट्रैवर्स कर सकते हो, पूरी पूरी एरे के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करके देख लोगे कितनी बार यूज़ हो रही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर पा रहे हो तो पूछो, मैं बताऊँगा। ठीक, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन की इम्प्लीमेंटेशन मेरे को लगता है कि ये पिछले वाले क्वेश्चन से सरल पड़ेगी आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ में आ गया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है जो आप पहले कभी नहीं कर चुके होंगे। अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो देखो क्या करना है इसमें, इसमें देखो थोड़ा क्वेश्चन कठिन शब्दों में लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन है कि आपको एक एरे दी हुई है, हर क्वेश्चन में एरे दी होती है, तो इस क्वेश्चन में भी देखो एक एरे दी हुई है पहले, ये आपकी ओरिजिनल एरे। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, ये एक परमुटेशन है। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन होता है कि 1 से n तक ही इंटीजर्स इसमें होंगे और सारे इंटीजर्स होंगे, यानी कि अगर n साइज़ की एरे है आपके पास तो उसका परमुटेशन क्या होगा, n साइज़ के एरे में आपका 1 से लेके n तक इंटीजर्स होंगे सारे। तो अब क्योंकि 1 से n तक होंगे तो यानी कि कोई रिपीट नहीं होगा, क्योंकि n साइज़ की एरे है और 1 से n तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो यानी कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो यानी कि 1 से n तक सारे एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये होता है आपका एक परमुटेशन। ठीक, इसमें डेफिनेशन दी भी हुई है बेसिकली परमुटेशन क्या होता है। आपको क्या करना है, आपको एक क्वेरी वाली एरे दी हुई है। क्वेरी वाली एरे क्या दी हुई है, क्वेरी वाली एरे दी हुई है 3 2 1। अब इस क्वेरी वाले एरे का मतलब क्या है, क्वेरी वाले एरे का मतलब है देखो जैसे 3 लिखा हुआ है, तो अगर मान लो आपको ये एरे दी हुई थी, एरे दी थी क्या, मान लो 1 2 3 आपको एरे दी थी। ठीक, अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 2 1 ये क्वेरी वाली एरे है, ये आपकी ओरिजिनल एरे। तो जब इस 3 को आप प्रोसेस करोगे तो इस 3 का मतलब है कि इसके अब इंडेक्सेस अगर देखो आप तो इंडेक्सेस भी 1 2 3 है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये वैल्यूज़ और इंडेक्सेस में, ये है इंडेक्सेस। आपको इस एरे में इंडेक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको इंडेक्स दिए हुए हैं,
वैल्यूज़ नहीं दी हुई, इंडेक्स दिए हुए हैं। तो क्या है बेसिकली कि ये जो थर्ड वाला इंडेक्स है, थर्ड वाला इंडेक्स कहाँ पे है, थर्ड वाला इंडेक्स यहाँ पे है, इसको जाके इसकी वैल्यू को कर दो ज़ीरो, इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर दो। हाँ तो देखो क्या करना है हमें, ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन है कि जो इंडेक्स दिया हुआ है उस इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू को कर दो ज़ीरो। ठीक, उसकी वैल्यू को आपने ज़ीरो कर दिया। अब देखो अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हो, ऑपरेशन आप ये परफॉर्म कर सकते हो इस पूरी एरे को एक अगेन देखो, अब क्योंकि एक ऑपरेशन आपने एटलीस्ट एक ना एक क्वेरी तो आपने सॉल्व करी, तो एटलीस्ट एक ना एक वैल्यू जो है आपकी इस एरे की वो ज़ीरो बन गई होगी। ठीक, तो अगेन आपको क्या करना है, अगेन इसको आपको 1 से n का परमुटेशन बनाना है। अब क्योंकि वैल्यू कोई ना कोई ज़ीरो हो गई है, तो अब वैल्यू को कैसे परमुटेशन बनाओगे कैसे, तो परमुटेशन बनाने के लिए आपको एक ऑपरेशन दिया हुआ है। क्या है वो ऑपरेशन, वो ऑपरेशन है कि किसी भी आई को आप चूज़ करके उसकी वैल्यू को आई की इक्वल कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जैसे मेरा 1 2 3 था, तो इसमें हमने मान लो ये आई चूज़ किया, आई की वैल्यू 3, तो आप इसकी वैल्यू जो है उसको भी 3 कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और इसकी वैल्यू को 1 2 3 अगेन फिर से बना दिया, जो कि है आपकी एक परमुटेशन की वैल्यू। ठीक, ये टेस्ट केस उतना अच्छा नहीं था, तो इसमें आपको थोड़ा उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। ठीक, हम एक दूसरा टेस्ट केस लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। जैसे ये वाला टेस्ट केस थोड़ा सही लग रहा है मेरे को। क्या है टेस्ट केस, 4 5 3 1 2। टेस्ट केस है आपका 4 5 3 1 2। ठीक, इसमें आपकी ये होगा आपके इंडेसेस, इंडेसेस हैं आपके 4 5। ठीक, ये होगा इंडेसेस, ये आपकी एरे। ठीक, और साथ में आपको एक क्वेरी वाली एरे भी दी हुई है। क्वेरी वाली एरे क्या है, 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2। हर एक क्वेरी के लिए आपको, हर एक क्वेरी में एक वैल्यू दी है आपको, उसके लिए आपको आंसर फाइंड करना है। बेसिकली आंसर कैसे फाइंड करोगे, अब देखो एक बार ट्राई रन करके दिखा देता हूँ कि आंसर क्या फाइंड करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार ट्राई रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो बेसिकली ये आपकी एरे है। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहली क्वेरी आप सॉल्व करने हैं। पहली क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फोर्थ वाले इंडेक्स को जाके ज़ीरो कर दो। ठीक, फोर्थ वाले इंडेक्स को जाके ज़ीरो कर दो। तो बेसिकली आप गए, आपने इस एरे में देखा फोर्थ इंडेक्स कौन सा, ये इंडेक्स फोर्थ, इसको कर दिया आपने ज़ीरो, इसको आपने ज़ीरो कर दिया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अब किसी तरीके से ऑपरेशंस करके अब आपका टोटल ये हो गया है, अब आपकी एरे ये हो चुकी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस करके इसको फिर से 1 से लेके 5 तक का एक परमुटेशन बनाना है। तो देखो पहले तो इस वाले ज़ीरो को आप चेंज करना चाहोगे, इस वाले ज़ीरो को चेंज करना चाहोगे, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इस इंडेक्स के बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू इस इंडेक्स के बराबर होगी। अब देखो क्योंकि इस एरे में 2 बार 4 आ गया है, मैंने क्या कहा था कि परमुटेशन में कभी भी कोई वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि n वैल्यूज़ हैं और 1 से लेके n तक आपको भरना है, तो कोई भी वैल्यू कभी 2 बार नहीं आएगी। तो देखो अब दिक्कत हो गई आपकी यहाँ पे तो थोड़ी। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस 4 को देखो क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप जाओगे पहले वाले 4 के पास, क्योंकि ये तो आपने अभी अभी रखा है ना, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 4 और 4 बराबर ही है। तो अगर एक 4 हटाना है तो वो आप जाना पड़ेगा आपको पिछले वाले किसी 4 के पास, क्योंकि आपको ये पता है कि वो 4 की इंडेक्स की वैल्यू 4 नहीं है, क्योंकि एक ही बार तो इंडेक्स तो एक ही बार प्रेजेंट हो सकता है ना। तो इंडेक्स की वैल्यू तो 4 यहीं पे, क्योंकि ये मैंने अभी भी चेंज किया। तो अब आप जाओगे पिछले वाले 4 के पास, उससे कहोगे कि तुम अपने इंडेक्स के बराबर हो जाओ, क्योंकि ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन है कि एरे ऑफ आई की वैल्यू हो जाएगी आई के बराबर। तो इससे आपने कहा कि तुम मेरे इंडेक्स के बराबर हो जाओ, तो इसने कहा कि ठीक है मैं इंडेक्स के बराबर हो जाता हूँ। तो ये इंडेक्स था 1 की वैल्यू, तो अब इसकी वैल्यू भी आपने 4 से हटा के 1 कर दी। अब देखो अब जैसे ही 1 करी आपने, तो अब क्या हो गया आपका, अब आपकी एरे एक परमुटेशन बन गई, कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हो रहा और सारे एलिमेंट 1 से लेके n तक की रेंज में है। ठीक, तो आपने कितने ऑपरेशन किए, एक ऑपरेशन इसको आपने 4 बनाने के लिए किया 0 को, एक ऑपरेशन इस आपने इस 4 को 1 बनाने के लिए। तो टोटल आपके 2 ऑपरेशंस में ये एरे जो थी, ये जो एरे थी 4 5 3 0 2 वाली, इसको आपने 2 ऑपरेशंस में टोटल अपनी परमुटेशन बना दिया। ठीक, अब देखो ये जो आपने ये जो चेंजेस कर रहे हो ऑपरेशन वाले, ये ओरिजिनल एरे में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये आपको बस चुप्पे से कहीं पे अलग करके इसको आपको बताना है कि हाँ इतने ऑपरेशन मैंने करे हैं। लेकिन ये जो जीरो वाला ऑपरेशन था ये ओरिजिनल एरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो अब जैसे आगे बताता हूँ थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, ये 5 है, देखो अगली क्वेरी आपकी है कि 5 को जाके 0 कर दो। फिफ्थ वाले इंडेक्स पे गए, इसको भी उठा के 0 कर दिया, फिफ्थ वाले इंडेक्स को भी 0 कर दिया। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब आपका एरे बन गई 4 5 3 0 0। एरे क्या बन गई 4 5 3 0 0। ये आपका 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो फिर से वही चीज़ कि इस 0 को तो देखो करने में आपको पता है कि 2 ऑपरेशन लगेंगे, इसको आपने 4 कर दिया, इंडेक्स को कुछ चेंज नहीं होगा, इंडेक्स के बराबर हो गई बेसिकली वैल्यू। फिर उसके बाद आप इस 4 पे गए कि 4 दोबारा रिपीट कैसे हो रहा था। तो अब देखो पिछली बार तो यहाँ तक बात बन गई थी, लेकिन अब बात क्यों नहीं बन रही है, अब बात इसलिए नहीं बन रही क्योंकि ये
5 जो है इसकी भी वैल्यू 0 है, तो इसको उठा के आपने 5 कर दिया, इंडेक्स के बराबर ही कर सकते हो, इंडेक्स के बराबर कर दिया। अब आप किस पे गए, अब देखो क्योंकि 2 बार 5 आ चुका है, इस वाले 5 को क्या आप चेंज कर सकते हो, नहीं, क्योंकि इसको तो अभी आपने रखा है ना, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो उसके इंडेक्स के बराबर है, तो इसको तुम 5 से हटा के कुछ और कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, ऑपरेशन में तो केवल इंडेक्स की वैल्यू उठा के वैल्यू पे रख सकते हो ना, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू रखोगे वैल्यू पे तो अभी ये 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब आपको पता है कि जो पहले वाली अकरेंस थी उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो इसको चेंज करके क्या कर सकते हो, इसको 2 कर सकते हो चेंज करके। अब देखो अब पूरी एरे में आपका केवल परमुटेशन ही बचे हैं, तो यानी कि आपको कितने ऑपरेशन लगे, 2 ऑपरेशन आपके इसके, 2 ऑपरेशन इस 4 को बनाने के लिए और 2 ऑपरेशन इस 5 को बनाने के लिए, टोटल आपके 4 ऑपरेशन लग गए। ठीक, टोटल आपके कितने ऑपरेशन लग गए, टोटल आपके 4 ऑपरेशन लग गए। ठीक, अब देखो अब इस 1 को भी अगली क्वेरी क्या होगी, अगली क्वेरी होगी इस 1 वाले इंडेक्स पे जाओ उसको भी 0 कर दो। ठीक, यानी कि 1 वाले इंडेक्स पे गए इसको भी 0 कर दिया। अब क्या है, अब आपका 0 0 5 सॉरी 0 5 3 0 0। ठीक, ये आपका इंडेक्स है 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर आपने ग्राफ वगैरह थोड़ा कर रखे हैं तो आपको देखो ये पता होगा कि आप इस एरेज को जो इंडेक्सेस के साथ मैप होते हैं, परमुटेशन वाली जो चीज़ होती है, उनको आप एक तरीके से ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे आपका मान लो ये 1 2 3 4 5 ये आपके इंडेक्सेस है मान लो। ठीक, ये इंडेक्सेस है, मान लो वैल्यूज़ है कुछ 4 5 1 3 2। ठीक, ये आपको मान लो वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो इनको ग्राफ के फॉर्म में कैसे डिनोट किया जाता है, ग्राफ के फॉर्म में ऐसे डिनोट किया जाता है कि देखो ये पहली वैल्यू है 4, तो 4 वाली वैल्यू तुम्हारी 1th इंडेक्स पे है, 4 वाली वैल्यू 1th इंडेक्स पे है। अब तुम जाओगे 1 वाली वैल्यू पे, 1th इंडेक्स पे है क्योंकि ये, तो अब जाओगे तुम 1 वाले वैल्यू पे, 1 वाली वैल्यू कहाँ पे है, 1 वाली वैल्यू आपकी 3rd इंडेक्स पे, तो 1 वाली वैल्यू को 3 से कनेक्ट किया आपने, यानी कि टोटल इससे इस पे गए, 3 से इस पे गए, इस पे क्या आप, तो यानी कि अब देखो अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 4, अब क्योंकि इसकी वैल्यू देखो इसी में साइकिल मिल गई आपको, इसमें ही एक साइकिल मिल गई, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वैल्यू का इंडेक्स उठाया, अब उस इंडेक्स को एज अ वैल्यू ट्रीट करोगे, उसका इंडेक्स उठाओगे, अब इस इंडेक्स को एज अ वैल्यू ट्रीट करोगे, इसका इंडेक्स उठाओगे, तो बेसिकली आप इसको डिनोट कर सकते हो कि ये 4 1 3, अगर आप मान लो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या ऑपरेशन होंगे, इस 1 को आप चेंज करके 1 बना सकते हो। अब देखो जहाँ जहाँ पे आपके ऑपरेशन बेसिकली आपका है 4 1 1 3 3 4, तो टोटल देखो आप ऑपरेशन करके कुछ किसी तरीके से परमुटेशन निकाल सकते हो इस 1 3 4 का, क्यों, क्योंकि इसके इंडेक्सेस और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ही आप सेम कर सकते हो। ठीक, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इस 5 वाले पे आपका 4 बचा रह जाए या फिर इस 2 वाले पे आपका 4 बचा रह जाए, आपका 4 जो भी आएगा वो 4 इन्हीं में से किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए, इनमें से अगर किसी एक में 4 आपका प्रेजेंट होगा तो आप क्या करोगे, कुछ ऑपरेशन नंबर ऑफ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके, कैसे, देखो इस 1 को आप इससे चेंज कर सकते हो, इस 3 को आप इससे चेंज कर सकते हो, तो बेसिकली एक जो कंपोनेंट है आपका, इसको एक तरीके से अगर हम कंपोनेंट की तरह ट्रीट करें तो इस कंपोनेंट के अंदर ऑपरेशन करना आपके लिए ईजी है, इस बाहर वाले के लिए ऑपरेशन करना नहीं पॉसिबल होगा। इस बाहर वाले में कभी भी ये 4 नहीं बना सकते हो आप, इस 4 को आप कभी बना सकते हो, इस 4 को आप बना सकते हो इसके अंदर ही। ठीक, और इसके चेंजेस जो होंगे वो इसमें ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब देखो मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा है कि जैसे ये मान लो आपका था, ठीक, क्या है 4 5 1 3 2 लेट से ये था। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मान लो कभी भी, अगर मैं मान लो इसको 0 कर देता हूँ, इसको अगर मान लो मैंने 0 कर दिया, इसकी वैल्यू को, इसकी 5 वाले इंडेक्स की वैल्यू को 0 कर दिया, तो देखो अब मैंने इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसको मान लो मैं 5 करता हूँ, इसको मान लो मैं 5 करता हूँ, तो अब मेरी एरे में मैं कह रहा हूँ कि देखो जो जो इसका इसका जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ही चेंज हुई होगी, क्योंकि देखो अभी तक यहाँ पे 2 प्रेजेंट था, अभी तक यहाँ पे 2 प्रेजेंट था, और आपकी ये एरे जो थी वो एक परमुटेशन एरे थी, अभी तक इसमें 2 प्रेजेंट था और एरे जो थी वो परमुटेशन एरे थी। तो इस कंपोनेंट में मतलब कुछ छेड़छाड़ हो गई है, इस कंपोनेंट में कुछ छेड़छाड़ हो गई, कैसे, क्योंकि अब ये 2 जो है वो सेकंड वाले इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 नहीं हो सकती है। ठीक, उसको आपको 2 बनाना पड़ेगा जाके, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 वैल्यू थी, अब कभी भी 2 लाना होगा तो आपको इस सेकंड इंडेक्स का काम तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, इस सेकंड इंडेक्स का काम पड़ेगा ही, क्योंकि यही एक आदमी है जो ये ताकत रखता है कि वो 2 ला सकता है। तो इस 2 को अगर आपको वापस रिवाइव करना है तो इस कंपोनेंट में जाओगे और इससे कहोगे कि तुम 2 बनाओ, अब इसको देखो 2 बना दिया, तो यहाँ पे जो 5 था, अब उस 5 के लिए आप क्या करोगे, अब उस 5 के लिए आप उस आदमी के पास जाओगे जिसके पास ताकत है 5 बनाने की,
तो वो आदमी कौन है? वो आदमी बेसिकली आपका है 5। तो यानी कि एक आदमी से अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो उस पूरे जो आपकी साइकिल है उससे छेड़छाड़ हो रही है। ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 4 3 1 4 3, तो यहाँ पे देखो साइकिल क्या बन रही है? साइकिल बन रही है 4 से 1, 1 से ये से ये और ये से ये। ठीक, तो ये साइकिल आपकी बेसिकली बन रही है 4 से 1, 1 से 3 और 3 से फिर से 4। ठीक, अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी एक एलिमेंट में छेड़छाड़ करोगे, जैसे आपने इसमें छेड़छाड़ कर दी, इस 4 में छेड़छाड़ करी, तो पूरी साइकिल में छेड़छाड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इसको आप 1 बनाओगे तो अभी तक जहाँ पे 1 था क्या वैल्यू चेंज हो गई? जो 4 था, अब देखो इस एरे में पूरा 4 नहीं बचा है, तो 4 बनाने के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा, इसको 4 बनाओगे। अब इसको 3, देखो 3 नहीं बचा पूरी एरे में कहीं पे, तो अब 3 बनाने के लिए इस इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, इसको भी 3 करना पड़ेगा। तो एक आदमी को छेड़ोगे तो पूरी साइकिल में छेड़छाड़ होगी, जितने भी साइकिल में एलिमेंट्स हैं सबको अपनी अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो उससे आपका पूरी साइकिल पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने, आपको पूरी साइकिल चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, तो यानी कि एक ऑपरेशन अकेला परफॉर्म करने से आपका परमुटेशन नहीं बनेगा, पूरी साइकिल में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो आपका जो टोटल परमुटेशन है वो एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक, ये मेरा कहने का मतलब था। अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करके देखो, एक कॉपी पेन उठा लो मेरे हिसाब से तो, और कॉपी पेन में बना के देखो कि कभी भी एक ऑपरेशन एग्जैक्टली खाली एक ऑपरेशन परफॉर्म करके या 2 ऑपरेशन परफॉर्म करके आप चेंज कर पा रहे हो क्या? नहीं चेंज कर पाओगे। पूरी साइकिल जो आपकी होगी, अगर मान लो आपकी साइकिल की लेंथ 3 है तो एग्जैक्ट 3 ऑपरेशन ही आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे उसको परमुटेशन बनाए रखने के लिए, क्योंकि वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ही आप एक वैल्यू चेंज करोगे तो ऐसा हो सकता है कि या तो कोई वैल्यू 2 बार आ जाएगी या तो कोई वैल्यू मिसिंग हो जाएगी। ठीक, तो आपको पूरी साइकिल में हर एक एलिमेंट की वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका जाके वो एक फाइनली परमुटेशन बनेगा। ये आप कॉपी पेन उठाओगे तो आपको पक्का पक्का समझ में आ जाएगा। ऐसे हो सकता है मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया हो, बट अगर कॉपी पेन उठाओगे तो आपको पक्का पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो मोटा मोटा हिसाब क्या है कि जब देखो आपने कभी 4th इंडेक्स पे जाके 4th इंडेक्स की वैल्यू को आपने 0 किया, 4th इंडेक्स की वैल्यू को आपने 0 किया, तो आपको ये पता है कि देखो एक ऑपरेशन आप परफॉर्म करने तो जाओगे 4th वाले वैल्यू पे। ठीक, जैसे आपका था 4 3 4 2 1 5, लेट्स से ये था। ठीक, आपने जाके क्या किया, 4th वाली वैल्यू को चेंज करके 0 कर दिया। तो अब आपको ये पता कि 4th वाले पे तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना, 4th वाले पे तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो यानी कि 4th वाले पे ऑपरेशन इंडिपेंडेंट लेकिन नहीं हो सकता है। तो 4th वाले की जो पूरी साइकिल थी उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और वो जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस साइकिल में उतने ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल वाले अगर हम देखें तो क्या था एग्जाम्पल 4 5 3 1 2, आपका एग्जाम्पल था 4 5 3 1 2। ठीक, और इसमें आपका पहली क्वेरी क्या थी? पहली क्वेरी थी आपकी 4th वाले को जाके मैंने 0 कर दिया, 4th वाला ये है इसको जाके 0 कर दिया। ठीक, 1 2 3 4 5। अब देखो साइकिल क्या थी पहले, 4 5 3 1 2 में साइकिल क्या है? साइकिल है देखो 1 2 3 4 5, देखो 4 और 1 के बीच में खाली साइकिल है, 4 से 1 पे गए, 1 से फिर से 4 पे आ गए, तो 4 और 1 के बीच में एक साइकिल है। ठीक, तो इस साइकिल की लेंथ क्या है? साइकिल की लेंथ है 2, और ऑपरेशन किस में आपने परफॉर्म किया? ऑपरेशन इस 4 पे परफॉर्म करना है, तो यानी कि 4 पे खाली ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, इस पूरी साइकिल की लेंथ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अगर देखो पहली क्वेरी का आंसर देखो आप, अगर तो देखो पहली क्वेरी का आंसर क्या है? पहली क्वेरी का आंसर है 2। ठीक, अब देखो जो 5 वाला है, अब ये 5 वाले पे देखो, अगर इस 5 वाले पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इस 5 वाले के लिए साइकिल देखो 5 2 2 5, यानी कि 5 से 2 2 से 5, इसकी भी लेंथ 2 है। अब इस 5 वाले पे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो देखो 0 वाले का जो पहला आंसर था, सॉरी जो 4 वाले का आंसर था वो तो 2 रहेगा ही रहेगा, इस 5 वाले की लेंथ भी 2 है, तो देखो इसका भी आंसर 4 आ गया। कैसे? 2 + 2, 2 वो 4 वाले की साइकिल और ये 2 ये 5 वाले की साइकिल। अब देखो जैसे 3 आया तुम्हारा, अब देखो इसके बाद 3 आया, फिर से 3 आया, तो 3 देखो किसी साइकिल का ऑलरेडी पार्ट था क्या? जो पहले साइकिल बन रही थी उनका किसी का पार्ट था क्या? थर्ड वाला इंडेक्स 3 आया एक्चुअल में, नहीं 1 आया, क्वेरी में 1 आया। ठीक, तो 1 देखो 1 एक्चुअल में किसी एरे का पार्ट, किसी स्ट्रिंग का पार्ट था क्या? क्योंकि देखो पूरी पूरी साइकिल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं, तो 1 अगर किसी ऑलरेडी साइकिल का पार्ट होगा तो एक भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी परमुटेशन में होगा वो। तो 1 देखो ऑलरेडी इस 4 वाली साइकिल का पार्ट था, तो आपको एक भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, जितने पिछले तक के ऑपरेशन थे वही सेम ऑपरेशन रहेंगे। तो पिछले तक के देखो 4 ऑपरेशन थे, इसके भी 4 ही ऑपरेशन है। अब देखो क्या आया, अब आपका 3 आया, अब आपका क्या आया? अब आपका 3 आया। 3 देखो 3 किसी साइकिल में प्रेजेंट था नहीं, 3 की साइकिल की लेंथ क्या है? देखो 3 से 3 पे गए तो 3 से ऑलरेडी 3 पे आ गया, तो 3 की साइकिल की लेंथ है 1, तो अभी तक का आंसर था 4, 3 की साइकिल की लेंथ हो गई 1, तो टोटल आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 5।
अब ऐसे देखो 2 तो किसी ना किसी में आ ही चुका है ऑलरेडी, तो जो पिछले का आंसर है वही इसका भी आंसर रहेगा। तो बेसिकली क्या करना है, पिछले का आंसर जो है वो एज इट इज़ रखो, प्लस अगर तुम किसी साइकिल में ऑलरेडी नहीं आ चुका, अगर किसी साइकिल में ऑलरेडी आ चुका हो तो जो पिछले का आंसर था वही तुम्हारा आंसर होगा। अगर तुम नई साइकिल बना रहे हो तो तुम्हारी साइकिल की जो लेंथ होगी वो तुम ऐड कर दो उसमें। बेसिकली मोटा मोटा आंसर यही था। क्या है आंसर कि पहले सबकी साइकिल फाइंड कर लो। ठीक, सबकी साइकिल आपने फाइंड कर ली कि कितने कितने साइज़ की साइकिल है हर एक एलिमेंट की। फिर आप देखोगे कि जिसको आपने डिलीट किया, अब देखोगे ये क्या किसी पहले साइकिल का पार्ट रह चुका है। अगर किसी पहले साइकिल का पार्ट रह चुका है तो मतलब कि ये ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी होगा। ठीक, तो इसको कुछ भी एक भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने आपको। लेकिन अगर ये किसी साइकिल का पार्ट नहीं है, अगर ये किसी की साइकिल का पार्ट नहीं था, तो इसकी साइकिल की लेंथ देखोगे आप, क्योंकि आप आगे वाले ऑपरेशन भी इसी में परफॉर्म कर दोगे। इसकी पूरी साइकिल की लेंथ देखोगे ताकि आप एक परमुटेशन बना पाओ और उसको ऐड कर दोगे उसमें। ठीक, तो अगर इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो अगर देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने करी है DSU से, क्योंकि देखो मेरे को साइकिल फाइंड करने में और साइज़ निकालने में, पेरेंट फाइंड करने में, ये सब चीज़ों में मेरे को लगता है कि DSU एक बहुत ईजिली यूज़ हो जाएगा। ठीक, आप देखो अगर इसको करना चाहो तो DSU देखो आपका एक वो नहीं होना चाहिए कि DSU में आप आके फंस गए, आपको DSU नहीं आता है। देखो इस वीडियो में मैं DSU डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इसमें डिस्कस करूँगा फालतू में वीडियो लेंदी हो जाएगा। जो चीज़ देखो ऑलरेडी इंटरनेट पर प्रेजेंट है उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ तो मैं एक अलग उसका वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें डिस्कस करूंगा तो देखो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। यहाँ पे मेरा मोटिव है कि जो चीज़ देखो आपको ब्लैक बॉक्स की तरह आपके पास प्रेजेंट है, कहीं से भी आप जाओगे किसी भी टेम्पलेट से उठा लो DSU का कोड। ठीक, और ज़रूरी नहीं कि DSU यूज़ करो, क्योंकि आप देखो साइकिल फाइंड करने में BFS से भी फाइंड कर सकते हो, DFS से भी फाइंड कर सकते हो। मेरे को DSU इसलिए यूज़ करता हूँ, मतलब मैं DSU क्योंकि मेरी देखो टेम्पलेट में प्रेजेंट है, मैं 2-4 लाइनें लिखता हूँ, मेरा DSU काम आ जाता है। ठीक, आपको अगर स्टार्टिंग से ही लिखना है तो आप BFS भी लिख सकते हो, DFS भी लिख सकते हो। जिस भी तरीके से आपको साइकिल पता करनी आती हो वो यूज़ कर सकते हो। नहीं आती है तो जाओ इंटरनेट पे कोई भी एक DSU का वीडियो देख लो, आपको ईजिली पता चल जाएगा कैसे यूज़ करना है। ठीक, बाकी इम्प्लीमेंटेशन में देखो कुछ नहीं है, मैंने बस यही किया कि पहले देखो इसमें मेरी एक तरीके से साइकिल्स यूज़ हो गई। साइकिल सारी जितनी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेरे DSU में अपडेट हो गए। अब मैं फाइनली क्या कर रहा हूँ, पता कर रहा हूँ कि मेरा ये एलिमेंट क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी साइकिल में। अगर ये एलिमेंट किसी साइकिल में प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर में इस वाले कॉम्पोनेंट का साइज़ ऐड कर दे रहा हूँ। बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। देखो ये सेट में मैं रखे ले रहा हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट मेरे पहले प्रेजेंट हो चुके हैं, कौन कौन से मेरे एलिमेंट पहले यूज़ हो चुके हैं। अगर वो एलिमेंट पहले यूज़ नहीं हुआ है तभी मेरा उसका जो कंपोनेंट का साइज़ है वो आंसर में ऐड होगा। अगर ऑलरेडी है तो मेरा जो भी आंसर होगा वही एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैंने इम्प्लीमेंटेशन पे देखो फोकस भी नहीं किया है। मैंने फोकस किया जो मेरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको देखो अगर पता है कि साइकिल कैसे निकालते हैं, साइकिल आपको कैसे निकालनी है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, जो भी वैल्यू है और जो भी इंडेक्स है वो आपका एक एज की तरह काम करेगा। अब आपको साइकिल पता करनी है कि कंपोनेंट का साइज़ क्या है। दूसरी चीज़ कि आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सा एलिमेंट ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ठीक, वो आप सेट वगैरह से फाइंड कर लोगे। और आपको कंपोनेंट का साइज़ पता करना है, ये भी आप DSU से पता कर सकते हो। अगर नहीं DSU नहीं यूज़ कर रहे हो तो BFS DFS में एक एरे आप बना लोगे साइज़ वाली, उससे पता कर लोगे। ठीक, तो इम्प्लीमेंटेशन है सच कुछ डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना ही होना चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या था या इसमें यूज़ हो रहा था, जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा था कि एक वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो परमुटेशन आपका बिगड़ जाएगा, आपको उस वाले पूरे कॉम्पोनेंट को जा के चेंज करना पड़ेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें अभी कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पीछे करके पहले देखने की कोशिश करना, कॉपी में बनाने की कोशिश करना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछने की कोशिश करना। ठीक, देखो अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये मैंने बाद में अब सॉल्व किया था। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, DP का क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको बेसिकली क्या दिया हुआ, हर एक क्वेरी या हर एक टेस्ट केस के लिए आप कह लो T टेस्ट केसेस है आपके, और हर एक टेस्ट केस के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एक 26 साइज़ की एरे दी हुई है। ठीक, 26 साइज़ की एरे मतलब कि आपको पता है कि 26 साइज़ की एरे क्या डिनोट करती है। 26 साइज़ की एरे डिनोट करती है कि A से लेके आपके Z तक एलिमेंट्स। ठीक, तो 26 साइज़ की एरे में आपको क्या दिया हुआ है, अगर मान लो A पे दिया हुआ है आपको 5, तो इसका मतलब कि आंसर वाली जो स्ट्रिंग होगी आपकी उसमें ये 5 बार प्रेजेंट होगा A। B मान लो B में 4 दिया हुआ तो यानी कि आंसर वाली स्ट्रिंग में 4 बार B प्रेजेंट होगा। C में मान लो आपको 0 दिया हुआ तो यानी कि आंसर वाली स्ट्रिंग में C जो होगा वो आपका 0 टाइम्स प्रेजेंट होगा। ठीक, तो बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग में कितनी कितनी बार कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है वो दिया हुआ है। ठीक, ये तो दिया हुआ है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको बताना नंबर ऑफ कितने वेज होंगे वो स्ट्रिंग बनाने के। ठीक, अगर आपको कोई कंडीशन ना दी होती तो आप नॉर्मल परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के निकाल लेते कि कितने वेज होंगे, लेकिन आपको एक कंडीशन इन लोग ने दे रखी है
क्या है वो कंडीशन? वो कंडीशन है कि देखो ए मान लो 5 बार यूज़ हो रहा है आपका, तो कोई भी जो 2 ए होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगी, मान लो पहला ए आपका फर्स्ट वाले इंडेक्स पे है, दूसरा ए मान लो आपको फिफ्थ वाले इंडेक्स पे, तो कोई भी जो 2 ए हैं इनके जो इंडेक्सेस का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? वो आपका इवन होना चाहिए। ये कहने का मतलब है इनका कि कोई भी जो दो सेम एलिमेंट जो 2 इंडेक्सेस पे आ रहे हैं उनका जो डिफरेंस, जो उनका डिफरेंस का, जो इनके इंडेक्सेस का डिफरेंस का जो मॉड 2 करोगे, यानी कि इंडेक्सेस का डिफरेंस जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। एक तरीके से ये कहने का मतलब इनका। अब इस तरीके से अगर आप सारे एलिमेंट्स प्लेस करो तो बताना है आपको कि कितने नंबर ऑफ वेज से आप वो स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक, सुनने में देखो बहुत कठिन लग रहा होगा, है ना, लेकिन इसमें देखो मैथ का काम है बहुत सारा। ठीक, मैथ का बहुत सारा काम है। मैथ का कैसे काम है कि आपको देखो पहली चीज़ तो ये समझ में आ जानी चाहिए, ये सुनते ही कि जो इंडेक्सेस का डिफरेंस है वो आपका इवन होना चाहिए। इसका मतलब है कि या तो आपका उस एलिमेंट की सारी अकरेंसेस इवन पोजीशन पे होंगी, या तो उस एलिमेंट की सारी अकरेंसेस ऑड पोजीशन पे होंगी। तभी आपका देखो 2 एलिमेंट्स ऑड पे हैं, 2 एलिमेंट्स मान लो पहला एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है, दूसरा एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे है, तो भी उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो इवन होगा। 2 एलिमेंट्स अगर इवन इंडेक्स पे है दोनों, तो भी डिफरेंस, अगर एक इवन पे है और एक ऑड पे है आपका, एक मान लो एक इवन पे है और दूसरा मान लो ऑड पे है, तो ये वाला ऑड पे ये वाला इवन पे है, तो 6 - 1 हमेशा 5 होगा। ठीक, हमेशा ऑड आएगा। एक ऑड पे है एक इवन पे है, तो हमेशा डिफरेंस जो होगा वो ऑड आएगा। तो यानी कि बेसिकली सारे एलिमेंट्स या तो सारी अकरेंसेस उसकी इवन पे होनी चाहिए, या तो सारी अकरेंसेस उसकी ऑड पे होनी चाहिए। ठीक, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब देखो, अब आपकी एरे में अब आपको पता चलेगा कि कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन पे हैं, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ऑड पे हैं। ठीक, अब आपकी एरे में देखो इवन इंडेक्सेस कितने, ये आपको पता है कितने होते हैं, n/2। अगर n साइज की एरे है तो n/2 इवन इंडेक्सेस होंगे। ठीक, ऑड इंडेक्सेस कितने होंगे? ये जो होगा ये आपका फ्लोर ऑफ n/2 हो जाएगा बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको n टोटल इंडेक्सेस हैं माइनस इवन जितने इंडेक्सेस हैं उतने जो टोटल आपके ऑड इंडेक्स होंगे, ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो फ्लोर डिवीजन करके भी निकाल सकते हो। ठीक, तो बेसिकली इवन इंडेक्सेस है आपके n/2, और इंडेक्सेस कितने, और इंडेक्सेस हैं आपके n माइनस इवन इंडेक्सेस। ठीक, दोनों इंडेक्सेस पता चल गए। अब देखो कुछ एलिमेंट्स जो आएंगे वो आपके इवन वाले पे आएंगे और पूरे पूरे इवन पे आने चाहिए। तो बेसिकली आपको देखो जैसे मान लो 5 3 2 1 ऐसे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपके इवन इंडेक्सेस है मान लो 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिनका सम जो हो वो इस 4 के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो सम 4 से ज़्यादा हो गया, अगर सम आपका 4 से ज़्यादा हो गया तो ऐसा होगा कि किसी ना किसी एक का जो किसी कोई ना कोई एक अकरेंस जो होगी वो फिर इवन पे नहीं आ पाएगी, उसको फिर चले जाना पड़ेगा ऑड पे, और फिर अगर ऑड पे चली गई तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, और क्योंकि मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल इनका सम जो है वो n के बराबर है, तो ऐसे कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं चूज़ करूँ जिनकी मैं सारी सारी अकरेंसेस को इवन पे रखना चाहूँ, तो मेरी ऐसा कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए जिसका सम जो हो वो इस n/2 के बराबर हो। ठीक, ऐसा कोई ना कोई प्रेजेंट होना चाहिए जिसका सम जो हो वो n/2 के बराबर हो। ठीक, अब कितने तरीक़ों से मैं ये चूज़ कर सकता हूँ ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं लगाऊंगा डीपी। डीपी क्या होगी मेरी? डीपी होगी कि मैं किस पहला पहला डीपी की स्टेट क्या होगी मेरी, कि मैं किस वाले एलिमेंट का फैसला कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये किस एलिमेंट का फैसला कर रहा हूँ, कहाँ तक के अभी मैंने एलिमेंट्स देख रखे हैं और उनका जो सम है वो कितना है, कितने एलिमेंट्स मैंने देख रखे हैं और उनका सम जो है वो कितना है। तो ऐसा मेरा लास्ट वाले इंडेक्स और जो सम है वो सम n/2 पे मेरा पड़ा होगा फाइनल आंसर मेरा। ठीक, ये मेरी स्टेट है। स्टेट क्या है कि ith वाले इंडेक्सेस तक अभी मैंने देख लिया है और इस वाले सम तक बताओ कि कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने तरीक़ों से मैं एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकता हूँ। ठीक, अगर डीपी आ रही होगी तो देखो डीपी आती हो कि नैपसैक, अगर क्वेश्चन नैपसैक नाम का क्वेश्चन कर रखा होगा 01 नैपसैक, यही आपका सेम क्वेश्चन होता है, मैंने ऑलरेडी करा भी रखा अपने चैनल पे। ठीक, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो जाके देख लो। ठीक, ये सिंपल सी डीपी होती है, सबसे बेसिक डीपी यही है कि हर एलिमेंट के पास क्या होती है, 2 चॉइसेस होती हैं कि या तो वो पिक होगा या तो वो नहीं पिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चॉइसेस हैं कि या तो वो इवन वाली पोजीशन पे जाएगा या तो वाली इवन वाली पोजीशन पे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उसकी सारी अकरेंसेस जाएंगी इवन वाली पोजीशन पे, अगर नहीं जाएगा तो उसकी एक भी अकरेंस नहीं जाएगी इवन पोजीशन पे। ठीक, स्टेट फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट है कि ith एलिमेंट तक देख चुका हूँ, ith एलिमेंट तक देख के मेरा एस सम बनाने का, एस वाले सम बनाने का टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो मेरे i, s पे पड़े होंगे। ठीक, और ऐसा मेरा
लास्ट वाला इंडेक्स मेरा 25 होगा, यानी कि क्योंकि 26 साइज का एरे है तो जीरो बेस इंडेक्सिंग लोगे तो 25 टोटल आपका लास्ट इंडेक्स होगा। लास्ट वाला इंडेक्स और n/2 सम जो होगा, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ इवन इंडेक्सेस इतनी है आपकी, इस पे जो पड़ा होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा किस चीज़ का, कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं इवन तरीके से, इवन पोजीशन पे कितने नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन बनाने के कितने वेज हैं, ये आपका इस पे पड़ा होगा। ठीक, तो देखो डीपी लगा के मैंने एक चीज़ फाइंड कर ली। अब मैंने क्या चीज़ फाइंड कर ली, मैंने ये चीज़ फाइंड कर ली कि इवन पोजीशन को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं, इवन पोजीशन को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये मैंने फाइंड कर लिया। ठीक, ये मान लो ये वाले इवन है। ठीक, अब देखो क्योंकि मैंने इवन पोजीशन को भरने के तरीके पता कर लिए, तो आप कहोगे कि ऑड वाले क्यों नहीं पता किए। देखो इवन अगर भर दिए मैंने तो ऑड वाली जो जगह बची वो अपने आप नहीं भर जाएगी क्या, तो जितने तरीके इवन वाले को भरने के होंगे सेम उतने तरीके ऑड वाले को भी भरने के होंगे, तो कोई भी एक आप पता कर सकते हो, आप चाहे तो इवन पता कर लो चाहे तो ऑड पता कर लो। ठीक, अब मैंने क्या किया, अभी मैंने ये पता किया कि कितनी जगहों पे मेरे इवन एलिमेंट्स प्लेस हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी मैंने उनको परम्यूट नहीं किया है। अब देखो अभी मैंने पता किया कि मान लो मेरा वो जो फाइनल डीपी ऑफ जो मैंने बताया था कि डीपी ऑफ 25 जो n/2 है, उस पर आपका क्या पड़ा होगा, उस पर आपका मान लो ए पड़ा हुआ है। ठीक, ए क्या है, ए नहीं आंसर मान लो। ठीक, आंसर मान लो आपका पड़ा हुआ है ए ही मान लो, क्योंकि ये मिडिल आंसर है, अभी फाइनल आंसर नहीं है ये। ठीक, तो ए पड़ा हुआ है, ए है कि कितने तरीक़ों से आप कॉम्बिनेशन ऐसे निकाल सकते हो, किसके वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो जिनकी पूरी पूरी अकरेंसेस को आप इवन पे रख रहे हो या तो ऑड पे रख रहे हो। ठीक, ये आपका ए में पड़ा हुआ है अभी, लेकिन इनको आपने परम्यूट नहीं किया है। अब देखो परम्यूट अगर करोगे तो कितने तरीक़ों से परम्यूट कर सकते हो, देखो इवन वालों को सेपरेट परम्यूट करोगे, ऑड वालों को सेपरेट परम्यूट करोगे। ठीक, तो देखो इवन वालों को परम्यूट करने के कितने तरीके होंगे, क्योंकि n/2 है आपकी जगह है। ठीक, n/2 आपकी जगह है, n/2 में मैंने इवन में ऑलरेडी स्टोर करके रखा था, और ऑड क्या था मेरा, ऑड था कि n- इवन। ठीक, तो देखो किसी भी, ये आपका नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम है कि इवन इंडेक्सेस हैं मेरे पास, उन पे मेरे को वैल्यूज़ को परम्यूट करना है, तो उन पे वैल्यूज़ को परम्यूट करने के कितने तरीके होते हैं, इवन का फैक्टोरियल। अब ये टोटल तरीके नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मान लो देखो ए आपका 3 बार प्रेजेंट है, तो ए ए ए ए ए ए ए ए ए ये आपका कोई तरीके अलग नहीं है, सारे तरीके सेम ही हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो n का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय जितने सेम एलिमेंट्स हैं उनसे आपको, उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो a जितनी बार आ रहा होगा आपका, मान लो a जितनी बार आ रहा है इनटू आपका मान लो c आप चूज़ कर रहे हो इवन पे रखने के लिए, तो c जितनी बार आ रहा है। बेसिकली इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि इवन वाले इंडेक्सेस पे कितने तरीके से परम्यूट होगा। ठीक, दूसरी चीज़ आपको क्या निकालनी है कि ऑड वाले इंडेक्स पे कितने तरीके से परम्यूट होगा, क्योंकि ये भी तो निकालना पड़ेगा ना आपको कि ऑड वाले इंडेक्स पे कितने तरीके से परम्यूट होगा। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये निकालने के लिए आप करोगे कि ऑड का फैक्टोरियल निकाल लोगे डिवाइडेड बाय ऑड पे अब कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होगा। देखो इवन पे ए और सी अगर चूज़ कर लिया आपने, तो ऑड पे कौन सा प्रेजेंट होगा, ऑड पे ऑब्वियसली बी प्रेजेंट होगा। ठीक, ऑड पे आपका बी प्रेजेंट होगा और बाकी वालों डी प्रेजेंट होगा। ठीक, लेकिन ए और सी नहीं प्रेजेंट हो सकते, तो इन दोनों का जो सबसेट होगा उसमें एक भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, ये सेट अलग होगा ये सेट अलग होगा, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दो तो टोटल आपका ए से जेड तक सब कुछ बन जाएगा। ठीक, अब देखो अब टोटल तरीके क्या होंगे, टोटल तरीके होंगे ए इंटू इवन को परम्यूट करने के तरीके इंटू ऑड को परम्यूट करने के तरीके। ठीक, ये होंगे आपके टोटल तरीके। ए इंटू ए यानी कि ए क्या है, ए है आपका कि पहले तो सेट चूज़ करने के कितने तरीके हैं कि कौन सा वाला सेट, यानी कि ए सी डी ये सारे इवन पे जाएंगे, बाकी के बचे हुए सारे ऑड पे जाएंगे। ये चूज़ करने के तरीके हैं ए वाला, ए है ये चूज़ करने के तरीके। दूसरी चीज़ क्या है कि इवन वाले पे परम्यूट किस तरीके से होंगे और ऑड वाले पे परम्यूट कितने तरीके से होंगे। अब इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अगर आप इसको डिनोट करो तो कैसे डिनोट होगा, ए इंटू इवन का फैक्टोरियल इंटू ऑड का फैक्टोरियल। ठीक, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड होगा, टोटल ए से लेके बी, क्योंकि देखो मैंने कहा था कि ए से ए जो इसमें प्रेजेंट होगा वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को अगर मिला दो आप, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो ए से लेके जेड तक सब कुछ आ जाएगा। तो अगर ये आप ये चीज़ निकाल लो तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, क्योंकि देखो लेकिन ये वैल्यू एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जब भी कभी बड़ी वैल्यू से बात होती है तो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप डिवाइड नहीं करते हो, उस केस में आप क्या यूज़ करते हो, उस केस में आप निकालते हो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये कैसे निकलता है मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का एक सरल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है कि आप पावर निकाल लो
किसकी पावर निकाल लो, मान लो जैसे ए फैक्टोरियल आपको निकालना है, ए फैक्टोरियल का मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है और मॉड की वैल्यू आपको मान लो मॉड है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए फैक्टोरियल को आपको क्या कर दो, मान लो जैसे आपको एक्स का निकालना है, एक्स का मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इस मॉड को लेके, ठीक, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो मॉड को लेके किसी मॉड को निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए टू द पावर मॉड -2, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है सरल सा, ठीक। अब देखो ये पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर कैलकुलेट करने के लिए आप वो एक्सपोनेंशिएशन यूज़ करोगे, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, क्योंकि वो लॉग एन में निकाल देगा आपको। देखो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो ये सब चीज़ें आपको जाके जल्दी से गूगल सर्च करनी है कि अब मुझको बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन कैसे निकालता है, ये आप 1 मिनट में गूगल सर्च कर लोगे, 4 लाइन का आपको फंक्शन मिलेगा, उसको आप ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक। आपको मैं टूल्स बता रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे निकालोगे, पावर निकालनी है अगर आपको लॉगिन में तो क्या यूज़ करोगे, तो यूज़ करोगे आप बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। अगर आपको मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, जिसका निकालना हो उसकी पावर मॉड -2, ठीक। तो बेसिकली आप क्या करोगे, ए फैक्टोरियल की पावर मॉड -2, बी फैक्टोरियल की पावर मॉड -2, ये सारी चीज़ें जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल आएगा तो उसको आप ऊपर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड का मतलब है, मान लो ए फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर जाके आप इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दो, इसके इन्वर्स अगर मल्टीप्लाई करा दो इट इज़ सेम एज डिवाइडिंग इट विथ ए फैक्टोरियल, ठीक। तो अगर ये नई चीज़ समझ में आई आपको कि ये मैंने क्या बताया है लास्ट में, तो ये आपका मॉड्यूलो अर्थमेटिक होती है, उसमें आप जाके जल्दी से पढ़ सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्चुअली में क्या होता है, अगर वैल्यूज़ बड़ी हो जाए तो उसको डायरेक्ट डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको वहाँ पे पता चल जाएगी, और उसको कैसे एक्चुअल में करते हैं वो भी पता चल जाएगी। लेकिन आप अगर डी का एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, इसीलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो पहले ये सब चीज़ें पढ़ के आओ, बाकी फिर डी आपकी थोड़ी रेंज से बाहर है तो आप सी तक ही देख लो, ठीक। लेकिन मैं जनरली एडवाइस करूँगा कि अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ पा रहा है आपको, वैसे तो इसमें इतना कुछ देखो खास है नहीं, नॉर्मल आपकी पीएनसी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है तो आपका हो जाएगा काम। बाकी ये चीज़ें तो देखो आपको लोअर लेवल पे भी काम आएंगी। कौन सी चीज़, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, किस केस में यूज़ होता है, दूसरी चीज़ की पावर कैसे निकालते हैं, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर देखो ये सब चीज़ आपको पता है तो ये फॉर्मूला मैंने दे दिया है, इस फॉर्मूले पर सारी वैल्यू पुट करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो कैसे पता किया मैंने सब चीज़, देखो पहली चीज़ क्या चाहिए आपको, पहली चीज़ आपको चाहिए फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल मैंने सबके निकाल के रख लिया ऑलरेडी, पहले ही फैक्टोरियल निकाल के प्री कंप्यूट करके रख लिया, क्योंकि उस टाइम पे निकालूंगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक। दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ थी, अब देखो क्या करना, पहले डीपी लगानी है, डीपी लगा के क्या पता करने हैं, नंबर ऑफ बेस, ए की वैल्यू पता करनी है, नंबर ऑफ बेस पता करने हैं। देखो ये पहला कंडीशन है मेरी नॉट पिक वाली, और ये वाली कंडीशन है जब पिक कर सकता हूँ मैं। अगर आपने नैपसैक नहीं कर रखा तो ये चीज़ आपको देखो यही समझने में दिक्कत हो जाएगी। नैपसैक पहले करो, नैपसैक इसका पहला प्री रिक्विजिट है। दूसरा प्री रिक्विजिट क्या है, देखो फिर यहाँ पे इवन निकालिए, नंबर ऑफ कितने इवेंट्स है, नंबर ऑफ कितने ऑड प्लेसेस हैं। फिर आंसर में स्टार्टिंग में डाल लिया वो ए की वैल्यू, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू पता होगी, ए की वैल्यू डाल ली। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद फैक्टोरियल ऑफ इवन किया, फैक्टोरियल ऑफ ऑड से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइनल मेरा काम आया, यहाँ पे फाइनल काम क्या है, यहाँ पे फाइनल काम है कि मैंने क्या किया, आंसर में क्या किया, हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का भी देखो फॉर्मूला बताया था आपको, क्या, इसका फैक्टोरियल की पावर मॉड -2, ये मेरा मॉड पावर जो फंक्शन है ये ऊपर इंप्लीमेंट है मेरी टेम्पलेट में। अगर आपको देखना हो तो आप जाके ये देखो यूआरएल दिया हुआ आपको, इस यूआरएल पे जाओ, मेरी टेम्पलेट की ये पूरा सॉल्यूशन दिखेगा आपको, ऊपर जाके मॉड पावर की डेफिनेशन देखना, वो आपका क्या है, वो आपका बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन उसमें लगा हुआ है, ठीक। उसकी पावर मॉड -2 मैंने निकाला। अब देखो ऐसे ही मैंने 0 से लेके सारे 26 तक के कैरेक्टर्स के लिए सबके लिए किया, और फाइनली मेरा आंसर जो होगा वो रिटर्न कर दिया। देखो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ऊपर ऊपर से मैंने बताया है, लेकिन अगर आप डी देख रहे हो, जनरली डिव 2 का डी देख रहे हो, तो इसकी रेटिंग ऑलमोस्ट 1800-1900 के अराउंड होगी। तो मतलब कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये सब चीज़ आपको 1200-1300 लेवल पे ही आपको आ जानी चाहिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में, अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट में पूछना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो कोई आर्टिकल कर लेंगे या तो कुछ भी दे दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं आया तो फिर बताया मैंने कि कमेंट में पूछ लेना मेरे से। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।